हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 16वां करेंगे, जिसमें आज का हेडिंग है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को शुद्ध शुद्ध का मतलब होता है पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण का मतलब होता है कि जिसको पूरा पूरा पढ़ा जा सके। ठीक है, तो सार्थक अंक होता है। लेकिन सार्थक अंक के कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो सार्थक अंक 0 से लेकर के 9 अंकों के बीच में ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार से इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ 1 से 9 तक होगा वे सार्थक अंक होंगे। जहाँ से केवल 1 से 9 तक की गिनतियाँ होंगी वहाँ पर वह सार्थक अंक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद शून्य के लिए 3 अलग अलग स्थिति होती है। अब जो शून्य है इसकी 3 स्थितियां होती हैं। तो स्थिति नंबर 1 है शून्य जब दो नॉन जीरो अंकों के मध्य आए तो सार्थक होगा। कहने का मतलब कि जीरो जो है जब दो नॉन अंक के मध्य आए। नॉन अंक का मतलब गिनती 1 से 9 तक के बीच में जब आए। ठीक है, तो शून्य जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 0 है, 5 है। ये शून्य क्या हो गया? सार्थक अंक में आ गया। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो सार्थक अंक हो गया। तो जैसे 102 लिखा गया है, 102 में 3 सार्थक अंक हैं। तो 3 सार्थक अंक का मतलब कैसे हुआ? क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आया? शून्य आया। इसी प्रकार से 3005 है, यहाँ पे 3005 है में 4 सार्थक अंक होंगे। अगर इसी चीज़ को 35 और डबल जीरो लिख दे तो यहाँ पर ये सार्थक अंक 0 नहीं होगा, केवल 35, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अब ये तो पहला हुआ कि नहीं, जब शून्य दो नॉन जीरो के बीच में आए, अर्थात अंकों के बीच में जब शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक कहलाएगा। अगला कंडीशन है शून्य का कि जब शून्य नॉन जीरो अंक के पहले आए तो सार्थक नहीं होगा। अब नॉन जीरो अंक के पहले आए तो नॉन जीरो का मतलब गिनती के पहले आए। जैसे मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, 0 इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंकों क्या होगा? 1 होगा और शून्य का कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात शून्य यहाँ पर सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 0.0035 में 2 सार्थक अंक है। तो 0.0025, 00 इधर लग गया है अंक के, तो यहाँ पर इन जीरो का कोई महत्व नहीं, अर्थात 3 5 अर्थात 2 अंक हो रहे हैं। तो अंकों की सार्थक अंक कितनी है? 2 है। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन है जब शून्य नॉन जीरो अंक के बाद आए। अब शून्य क्या है? नॉन जीरो अंक के बाद आएगा तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। पहला है इसमें क्या? दशमलव से पहले सार्थक नहीं होगा। अगर दशमलव से पहले है तो सार्थक नहीं होगा, 0। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5 3 और यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 लगा दिए, तो दशमलव के बाद इधर 0 को सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, अगला है दशमलव के बाद सार्थक होगा। अगर दशमलव के बाद है अर्थात नान अंकों के बीच में है तो सार्थक होगा। जैसे 0.103, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ पर देखिए अंक के बाद दशमलव पहले दशमलव है और दशमलव के पहले दशमलव है, अर्थात यहाँ पर जो नॉन जीरो अर्थात जो अंक है अंकों के बीच में 0 आ गया है। तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। ये कुछ कंडीशंस थे, इतना हम लोगों ने सीखा। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम है, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 मिनट। पहला अंक है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में पहला है सभी अशून्य अंक के अलावा, अशून्य का मतलब गिनती 1 से 9 तक के अलावा शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी अगर अशून्य जो गिनती होती है, गिनती के अलावा अगर शून्य आ जाए तो सार्थक अंकों में उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे यहाँ पर हमने 200 लिखा है, तो 200 में
इसके इधर जो जीरो है इनकी जीरो का कोई महत्व नहीं है, अर्थात केवल 2 को ही सार्थक अंक माना जाएगा। गिनती को, जीरो को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर इधर भी जीरो आ गया तब भी यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। तो जीरो इधर भी कोई मतलब नहीं होगा। अगले कंडीशन में देखते हैं। अगला है यहाँ पर कि यदि अशून्य अंकों के मध्य शून्य अंक आ जाए तो वह सार्थक अंक होगा। अब अशून्य अंक के मध्य, ये गिनतियों के मध्य में अगर आता है तो ये सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक है, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। बहुत सिंपल सा है, इसको आप दोबारा भी पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रिवाइज करिएगा इसको। दशमलव वाली संख्या के अंतिम अशून्य अंक के बाद यदि कोई शून्य आता है तो वह शून्य सार्थक अंक कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे ये अंतिम संख्या है, ठीक है, अब इसके बाद जीरो आएगा तो दशमलव के बाद, लेकिन दशमलव के बाद ध्यान रखना है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ, दशमलव के बाद अगर अंक है और अंक के बाद जीरो है तो वह सार्थक अंक में आएगा। तो जैसे 3 4 0, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ पर देखिए 3 5 0 0, तो 0 0 इधर अगर है इसके पहले तो ये सार्थक अंक में गिना जाएगा 0। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अगला है दशमलव वाली संख्या में दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अच्छा, जैसे दशमलव वाले अंक हैं तो उसमें दशमलव का स्थान बदल देने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। 3.5670 में कुल अंक कितने हैं? 5 है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 5 6, यहाँ पर दशमलव जो है वह 6 के बाद लग गया है, तो सार्थक अंकों की संख्या 5 ही रहेगी। दशमलव इधर उधर करने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अगला है, यदि किसी भौतिक राशि के मान में 10 की घात आए तो 10 की घात का सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे 0.35 × 10⁻2 में केवल ये देखेंगे 10 की घात को हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो यहाँ 3 और 4 जो है यही सार्थक अंक कहलाएगा, अर्थात 2 अंक है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 2। यहाँ पर 0.0034 है, तो जीरो के इधर कोई मतलब नहीं होता है, पहले पढ़े हैं सार्थक अंकों में। तो यहाँ पर 3 और 4 अर्थात 2 अंक हैं, ये 2 अंक जो हैं सार्थक अंक में आएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। घात से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे है इसमें, यदि किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जाता है तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, अब सार्थक अंकों की संख्या एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते समय नहीं बदलती है। पद्धति का मतलब जैसे एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति या पीएस पद्धति में जाने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। देखिए 62 मीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। 62 × 10⁻2 सेंटीमीटर। तो घात तो जो है इसमें होता नहीं है सार्थक अंक में, तो ये 2 अंक हैं, तो 2 अंक है अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 2। 75 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर लिखेंगे तो 75 × 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 में 2 अंक हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो पैमाना अर्थात पद्धति बदलने से उसके सार्थक अंकों में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, विश्वसनीय अंक अर्थात पूर्ण संख्या और पहले अनिश्चित अंक अर्थात दशमलव वाले अंक की संख्या को सार्थक अंक माना जाता है। सार्थक अंक किसे माना जाता है? जो विश्वसनीय अंक अर्थात पूर्ण संख्या होते हैं, दशमलव के पहले वाली संख्या, और अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक कौन से होते हैं? दशमलव के बाद वाले होते हैं अनिश्चित अंक, अर्थात दशमलव वाली संख्या कहलाती हैं, की संख्या को सार्थक अंक माना जाता है। तो 1 व 6 निश्चित अंक है, 1 व 6 क्या है? निश्चित है। ये 2 जो है लास्ट का अंक है, यह अनिश्चित अंक है, अतः सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, एक हेडिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे चल करके, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना। ठीक है, ये वीडियो आगे वाले वीडियो में आपको अवश्य मिलेगा, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है पेज नंबर 30 पर, वहाँ से ये हेडिंग मिलेगी आपको। तो हो सकता है कि इसके पार्ट 16 पढ़ रहे हैं, 17वें या 18वें पार्ट में आपको मिल जाएगा, 18वें पार्ट में। ठीक है, इसका पूरा विस्तार मिलेगा वहाँ पे।
यहाँ पर 287.5 में 2, 8 व 7 निश्चित है, 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक है अर्थात निश्चित है, 5 संदिग्ध अंक है अर्थात अनिश्चित अंक है। ये इधर उधर हो सकता है मेजर करने में, मापने में किसी चीज़ को। जैसे हमने किसी चीज़ को मापा तो वह इतना आया, 5 आया, फिर दोबारा मापेंगे तो हो सकता है 6 आ जाए, फिर अगली बार मापेंगे हो सकता है 4 आ जाए। तो यही इसलिए इसको संदिग्ध बोला जाता है अर्थात अनिश्चित अंक बोला जाता है। यहाँ पर भी जैसे 1.62 है तो 6, 2 में 1.6 तो करेक्ट है, 2 जो है वह 2 हो सकता है, अगली बार नापोगे 3 आ सकता है, अगली बार नापेंगे तो यहाँ पर 1 आ सकता है। तो इसलिए इसको अनिश्चित बोला जाता है। तो सार्थक अंकों में इसकी गणना नहीं की जाती है। तो इसको कैसे निश्चित करेंगे ये हम लोग पाठ संख्या 18 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, जबकि 5 अनिश्चित है, अतः सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।